हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल हियर अगेन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ने का कुछ जानने का या सीखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं और हम लोग एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं कि पिछले 2 वीडियोस में या 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा अच्छा है, मतलब नॉट ज़्यादा अच्छा है बट द थिंग इज़ कि क्या कहते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि हाँ इसकी वजह से मैं काफ़ी बेनिफिट होऊंगा, ठीक है, या थोड़ा भी बेनिफिट होऊंगा, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। लेट द अदर स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से बेनिफिट हों, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ठीक है। द थिंग इज़ वाई आई एम सेइंग दैट कि विद्या हमेशा बांटने से बढ़ती है। ये कोई मुहावरा या कहावत नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडीज़ को या फिर नॉलेज को शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, लोगों से बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए और एक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। बेसिकली हम लोगों ने डेफिनेशन जाना कि डेफिनेशन क्या है, प्लस कॉम्पोजिशन क्या है सेल का, साथ ही साथ सेल क्या होता है, कैसा होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में जाना, शेप ऑफ द सेल कैसा शेप होता है, मतलब शेप ऑफ द सेल कैसा होता है, आइदर फिक्स्ड होगा या फिर नॉन फिक्स्ड होगा, ठीक है। एलिप्टिकल, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, नॉब शेप, डिस्कॉइडल, इलोंगेटेड, ये सब हम लोगों ने जाना था पिछले क्लासेस में। सेल ऑर्गेनल का कॉन्सेप्ट जाना था कि सेल ऑर्गेनल भैया होता क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है। जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स को बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड भी जाना था कि किस तरीके से इसको इन्वेंट किया गया, कौन कौन से महान महान लोग थे जो कि सेल के बारे में कुछ ना कुछ नया स्टडीज़ और कुछ ना कुछ नॉलेज दिया था और अपने नॉलेज को दुनिया के साथ में शेयर किया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल सेल के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना अभी तक में। 3-4 मेम्ब्रेन जो कि हम लोगों ने 3-4 ऑर्गेनल के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था, साथ ही साथ आपका क्या कहते हैं लाइसोसोम्स था, ये सब हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग आगे जानेंगे रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन अगेन, ये जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस था, ये मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बोला था कि एंड ऑफ द कोर्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मेरे एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स होगा, अभी इसका फिलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एंडोसाइटोसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या है क्या नहीं है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये 2 ऐसा चीज़ है जो कि मैं आपको क्लास के या फिर वीडियो में, सॉरी नॉट इस क्लास के, लेकिन कोर्स के एंड में एक वीडियो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वाला ज़रूर दूंगा, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में जाना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस ही बेसिक है जिसके अंदर से सारा चीज़ होता है। हमारा डीएनए जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, यस, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला ही ये न्यूक्लियस बाबा ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियस ही जनाब हैं जिनके अंदर में सारा चीज़ रहता है। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। फिर उसके अंदर का कुछ पार्ट्स जो होता है, जो बेसिक चीज़ है, जो कि हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहला कैसा होता है भैया, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। उस पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्यों होता है न्यूक्लियर पोर्स, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जान जाएंगे कि क्यों न्यूक्लियर पोर्स होता है, ठीक है। जनरली इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये छोटा छोटा कंटेंट है, लाइक जैसे लाइसोसोम्स था, उसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते थे, उसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। नाउ इट कंटेन न्यूक्लियोल्स, डीएनए, क्रोमैटिन एंड आरएनए।
राइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड रहता है इसके अंदर में, डीएनए रहता है और न्यूक्लियोल्स रहता है। ये तीन चीज़ ऐसा है जो कि रहता है। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये आपका पूरा का पूरा बॉडी था, मतलब ये वाला जो पार्ट है मेम्ब्रेन है, अगर याद कीजिए तो। साथ ही साथ ये छोटा सा चीज़ है जो कि लाइसोसोम्स है, इसके अंदर लिक्विड है जो कि तो आपका साइटोप्लाज्म है। अब बीच में ये एक बड़ा सा पार्ट है, ठीक है, गोल सा स्फेरिकल शेप का, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? फंक्शन मेनली वर्क वाइल सेल रिप्रोडक्शन ऑफ और सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होगा या सेल रिप्रोड्यूस होगा, रिप्रोड्यूस का क्या मतलब होगा कि एक कैरेक्टर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंसी। ठीक है, अपने आप को फिर से रेप्लिकेट करता है, कॉपी पेस्ट मार देता है। लेकिन कॉपी पेस्ट मारने के लिए इसको डिवाइड होना पड़ेगा, बटना पड़ेगा। बटने का मतलब ये नहीं होता कि छोटा रहेगा, एक्चुअली छोटा तो होगा, बट ऑन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे 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 बचपना खत्म होता है, उसके बाद फिर शैतानी आने लगता है, मतलब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा और बदमाशी आने लगता है और थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम बेवकूफ़ी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट जनरली बेवकूफ़ होते हैं, सच्चाई को कभी मानते नहीं है, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, सब चीज़ करते हैं, दुनिया का हर एक दस्तूर हम लोग पूरा करते हैं। सेल भी कुछ वैसा ही है, वो भी रिप्रोड्यूस करता है, बड़ा है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक, ऐसा मत मान लीजिएगा कि नेचर और कुदरत जो है वो ना बेवकूफ़ होता है, ना शैतान होता है, ना कुछ होता है, वो सिर्फ अपना काम जानता है और ज़िंदगी भर अपना काम करता रहता है। इंसान क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं है कुदरत को, कुदरत अपना काम करता रहता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको भी ये कंटेन करता है या फिर कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैरेक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे लड़कियों में अगर देख लीजिए, लड़कियों में अगर मान लीजिए कि जैसे किसी के मॉम डैड हैं जिसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो लड़कियों के बड़ी बड़ी आंखें होते हैं। लड़कों में अगर देखें तो किसी के जो फादर हैं वो बहुत मैस्कुलिन, मतलब उनकी बहुत अच्छी बॉडी है, हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त, एकदम पूरा जॉन शीना टाइप है। ठीक है, तो ये जीन, ये जो कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर बच्चे में भी आ सकता है। ठीक है, और बच्चे में आने के बाद में वो भी जॉन सीना, हल्क हॉगन, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो होता है वो कैरेक्टर हमारा यही डीएनए से आता है, सॉरी हमारे सेल से आता है। सेल में भी कहाँ से? तो सेल में भी हम लोग अगर जानेंगे तो ये हम लोगों का जो सेल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर से, इसके अंदर में क्रोमैटिन फाइबर रहता है। इस क्रोमैटिन फाइबर में ही हम लोगों का डीएनए या फिर जेनेटिकल कोड छिपा हुआ रहता है। जब रिप्रोड्यूस होता है, जब रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा तो उस समय में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे जेनेटिकल इंफॉर्मेशन एक से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए, हेरिडेटरी या फिर कैरेक्टर जो ट्रेट्स है वो ट्रेट्स फादर टू बच्चे में या मदर टू बच्चे में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही वो इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। दैट्स इट, इतना ही आपको अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट, पहला न्यूक्लियोल्स और दूसरा क्रोमैटिन। क्रोमोसोम्स भी है, लेकिन क्रोमोसोम्स एक्चुअली और कुछ नहीं होता है। जब ये क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, ये क्रोमैटिन फाइबर जब कंडेंस्ड रूप में आ जाता है, जब सेल को डिवाइड होने लगता है तो यही क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है। न्यूक्लियोल्स एक छोटा सा चीज़ है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम न्यूक्लियस पूरा का पूरा मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर बीच में यहाँ पर छोटा छोटा पूरे बॉडी में न्यूक्लियर पोर्स होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। अब ये हमारा न्यूक्लियोल्स है। इस न्यूक्लियोल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। भैया राइबोसोम्स क्या है? चलिए राइबोसोम्स आगे पढ़ लीजिएगा कि राइबोसोम्स क्या है और क्या करता है, बट फिलहाल आप ये जानिए कि इस न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोल्स है, ये जो स्फेरिकल लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये होता है न्यूक्लियोल्स। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये मेम्ब्रेन नहीं होता है इसके तरफ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल का एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म तो खैर लिक्विड ही था, लाइसोसोम से एक मेम्ब्रेन था, ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में भी एक मेम्ब्रेन था, लेकिन उसमें पोर्स था, मतलब सब में कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन है। बट द थिंग इज कि ये जो न्यूक्लियोल्स है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है न्यूक्लियोल्स जिस समय में सेल डिवाइड होने लगता है, जब सेल डिवीज़न होने लगता है। बट फिलहाल हम इसको फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम समझते हैं, मतलब कि ये जो न्यूक्लियोल्स है इसका एक काम है कि वो राइबोसोम्स को क्रिएट करेगा। अब ये राइबोसोम्स क्या करेगा, यहाँ से होते हुए जब क्रिएट हो जाएगा तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, आगे हम लोग जब राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें डिटेलिंग कर लेंगे कि हाँ भाई निकलने के बाद में क्या होता है। इतना जानिए अभी शुरुआत में कि ये जो न्यूक्लियोल्स है ये राइबोसोम्स को क्रिएट करेगा, ठीक है, और करने के बाद में ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो चीज है ये लंबा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका क्रोमैटिन, मतलब क्रोमैटिन फाइबर। फाइबर मतलब एक रस्सी की तरह जैसे होता है उसी तरह से क्रोमैटिन यहाँ पर फाइबर है, ये इसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जब कंडेंस्ड होता है, कंडेंस इन द सेंस कि जब सेल को डिवीजन होने लगता है या डिवाइड होने लगता है तो ये डिवीजन के समय में कंडेंस्ड होता है और कंडेंस्ड होने के बाद में, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, मतलब डीएनए नहीं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, डीएनए तो फिर डीएनए बहुत छोटा सा पार्ट हो जाता है आपका, एक न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियो, ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड से बनते हुए और उसके बाद फिर यही चीज जो होता है वो क्रोमैटिन फाइबर को क्रिएट करता है। क्रोमैटिन फाइबर फिर उसके बाद फिर क्रोमोसोम्स को क्रिएट कर देता है। तो अभी सिंपल आपको ये समझ लेना है कि भाई क्रोमैटिन क्या होता है। तो क्रोमैटिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कंडेंस्ड होने के बाद में क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नाउ क्रोमोसोम्स क्या होता है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए और क्रोमोसोम्स इसके बारे में जब हम लोग 10th में जाएंगे, मतलब 10th का क्लासेस जब स्टार्ट होगा तो उस समय में आपको डिटेलिंग हो जाएगा और डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई काम कैसे कर रहा है और माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आप उसको स्टडीज करेंगे। बट फिलहाल आप इतना जानिए कि यही कंडेंस्ड होकर के क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बन जाता है। छोटा छोटा इंफॉर्मेशन जरूर रख लीजिए कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होता है और प्रोटीन आप मान लीजिए, प्रोटीन और डीएनए कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अभी तक में जितना भी ऑर्गेनेल हम लोगों ने पढ़ा है वो ज्यादातर ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ही है, ओनली न्यूक्लियोल्स को छोड़ करके, जो कि राइबोसोम्स को क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आइदर सिस्टर्नी शेप में रहेगा, वेसिकल शेप में रहेगा या ट्यूबल शेप में रहेगा। मतलब कि सिस्टर्नी एक जैसे, मतलब मान लीजिए आप रोटी है, ठीक है, रोटी फूला हुआ रोटी को पकड़ लीजिए तो वो सिस्टर्नी टाइप का होता है, डिस्क शेप में रहता है। ठीक है, 2-3 कपड़े को, अगर एक कपड़े को फोल्ड कर दीजिए तो फोल्ड करने पर जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है वैसा ही कुछ सिस्टर्नी होता है। ट्यूबल्स वगैरह आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह के 3 फॉर्म्स में वो रहता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कहाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ फैला हुआ रहता है, बना हुआ रहता है, इस तरीके से ये बना हुआ रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये अगर मान लीजिए यहां पर है तो ये इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से, ये इस तरह का बना हुआ रहेगा। मैं फोटोग्राफ आगे की स्लाइड्स में आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म रहता है। तो क्या होता है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स विच एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो सेल है पूरा का पूरा, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है और यही फैले हुए रहने के कारण क्या होता है कि ये एक मैकेनिकल बैरियर होने में थोड़ा सपोर्ट देता है। मतलब ये जो सेल है, ये तो सेल ऑलरेडी एक मैकेनिकल बैरियर था आउटर डैमेज से, लेकिन इसमें ये भी बना हुआ है तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन को थोड़ा सा और हेल्प हो जाता है, और थोड़ा हेल्प हो जाता है कि नहीं ठीक है चलो यार, एक से भले 2, 2 से भले 4, तो ये सेल को और प्रोटेक्ट करने में भी काम आता है।
ठीक है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन वो नहीं है, फंक्शन हम लोग आगे करके जानेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिए कि हाँ ठीक है, चलो ये एक बचाने का भी कार्य कर लेता है, एक ये कर लेता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली दो तरीके का होता है। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का रेटिकुलम आपको मिलेगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? याद कीजिए पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि भैया ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियोल्स है। ये न्यूक्लियोल्स में एक छोटा 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 ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम कहते हैं राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स क्या होता है, बाहर आता है न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा। और न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा बाहर आने के बाद में क्या होता है कि आइदर ये राइबोसोम्स फ्री स्टेट में बाहर रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म में, ये अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म है इसके अंदर में, ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में रहेगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में चिपक जाएगा। अब जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर में ये राइबोसोम्स चिपका हुआ है, उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक उसका काउंटर उल्टा, जिसमें राइबोसोम्स नहीं चिपका हुआ रहता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल। अब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी, ठीक है, ये सिस्टर्नी से ये बना हुआ रहता है। ये सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। चूंकि राइबोसोम्स इसके अंदर में इसके ऊपर में चिपका हुआ रहता है, तो इसकी वजह से इसमें क्या कहते हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करने में काम आता है। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को और लिपिड्स को। क्यों करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड को? इसलिए करता है क्योंकि आप भूल गए कि भैया यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है यही लिपिड से, प्रोटीन से। तो देखिए कितना कमाल का चीज होता है एक सेल, कि उसको अगर लिपिड का जरूरत है, प्रोटीन का जरूरत है, तो वो ये अंदर ही बना ले रहा है सिंथेसिस करके, ठीक है। जिस चीज का जरूरत है वो चीज यहां पर तैयार हो जा रहा है। हमारे शरीर के लिए अगर रेस्पिरेशन, अगर एनर्जी का भी जरूरत होता है, तो वहां के लिए भी हमारे पास इसके सेल के अंदर में एक छोटा सा ऑर्गेनल है जो कि रेस्पिरेशन करता है। कुछ ऐसा ऑर्गेनल है जो कि स्टोर करके रखता है। तो देखिए अभी तक में जितना हम लोगों ने जाना है उसमें हर एक ऑर्गेनल सेल का कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ ये कर रहा है सो दैट कि हम सर्वाइव कर सकें। तो इतने कायदे से और इतने खूबसूरत तरीके से कुदरत ने, मदर नेचर ने हम लोगों को क्रिएट किया है, हमें बनाया है। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अपने बॉडी को या फिर अपने शरीर को या फिर अपने लाइफ को हमेशा वैल्यू कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में या फिर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि इंसानी जीवन जो होता है वो बहुत कीमती होता है। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जीवन बहुत कीमती है, इसका सम्मान करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देख लिया, फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल एंड ट्यूबल्स, वेसिकल और ट्यूबल्स से बना हुआ रहता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जनरली सिस्टर्नी से बना हुआ रहता है। सिस्टर्नी का एरिया थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसी वजह से यहाँ पर चिपकने में इसको आसानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस। गिव मैकेनिकल सपोर्ट, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, एक थोड़ा सा हेल्प कर देता है मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। दूसरा, प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग क्या कहते हैं मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। शरीर में या सेल में बहुत सारा चीज प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे सेल के लिए हार्मफुल होता है। उस फॉर्म को डिटॉक्सिफाई करना या फिर जो भी केमिकल रिलीज होता है उस केमिकल को डिटॉक्सिफाई करना वो कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया लास्ट स्लाइड में कि भाई जो लिपिड्स है, जो लिपिड्स को उसने सिंथेसाइज किया, ठीक है, उस लिपिड से क्या बना हुआ था? तो हमारा मेम्ब्रेन था, मेम्ब्रेन बना हुआ था। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको हम बायोजेनेसिस कहते हैं। नोट, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस को। बहुत जगह पर ऐसा रहेगा जहां पर प्रोसेस भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो क्या किया था? लिपिड को प्रोसेस किया था, ठीक है,
सिंथेसाइज किया था, और सिंथेसाइज करने के बाद में वैसा लिपिड को बनाया था जिस लिपिड से हमारा मेम्ब्रेन बनता है, सेल का मेम्ब्रेन बनता है, या फिर किसी भी ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन बनता है। इसी मेम्ब्रेन को फॉर्म करना, इसी मेम्ब्रेन को बनाने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को जनरली साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे या घाव करे गंभीर, ये वही चीज है। ये गंभीर करने वाला आदमी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सिंथेसिस करता है जिसका नाम है प्रोटीन। हमारा सेल, हमारी बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो प्रोटीन है। इस प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करता है? तो भैया राइबोसोम्स ही करता है। छोटा राई के दाने जैसा। ठीक है, राई के दाने जैसा मतलब ये नहीं कि राई के दाने के बराबर, उतना बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर लगभग वो उसी तरह से दिखेगा अगर माइक्रोस्कोपिक हम लोग देखेंगे तो। टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल राउंड बॉडीज फाउंड ईदर फ्री स्टेट इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्ली प्रोटीन। बनता किससे है? वो बनता है राइबो न्यूक्ली प्रोटीन से। ठीक है, अब ये राइबो न्यूक्ली प्रोटीन से अगर बनता है तो कहां बनता है? न्यूक्लियोल्स में बनता है। आपको ये चीज भी थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि वो चीज कहां पे, कुछ ऐसा ऑर्गेनेल है कहां बनता है, सो दैट कि आप पूरे कड़ी को, पूरे लिंक को आप छोड़ पाएंगे। ठीक है, नाउ फंक्शंस। इट सिंथेसाइजेस सम प्रोटीन एंड लिपिड्स टू प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स जो हमारे शरीर का आधार है, जो हमारे शरीर को चलने में, बनने में, ये हार्मोन जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय में हम लोग जानेंगे कि भाई एंजाइम्स क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, कौन कौन सा ग्लैंड एंजाइम्स को रिलीज करता है, कौन कौन सा ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सेल का जो ये पार्ट है राइबोसोम्स, ठीक है, ये सम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है, और एंजाइम्स हार्मोन्स को भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का राइबोसोम्स। अब देखिए यही हमारा, ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये न्यूक्लियोल्स है। इस न्यूक्लियोल को ही हम कहेंगे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ से क्या हुआ कि छोटा जो राइबोसोम्स है वो क्रिएट हुआ। इसी वजह से इस न्यूक्लियोल्स को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि ये राइबोसोम्स को क्रिएट कर रहा है। किस चीज से? राइबो न्यूक्ली प्रोटीन से। अब ये जो राइबोसोम्स है ये बाहर आता है किसके थ्रू? ये आता है छोटा न्यूक्लियस पोर से या न्यूक्लियक पोर से, चाहे कहाँ पे भी हो, इधर हो। ये बाहर निकलने के बाद में क्या करता है कि आइदर फ्री स्टेट में साइटोप्लाज्म में रहता है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में चिपक जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में चिपक गया तो ये कहला गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम्स नहीं मिला वो आपका हो गया सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये जनरली हम लोगों ने राइबोसोम्स की कहानी देख ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? इट कंटेन फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड लार्ज स्फेरिकल ट्यूब्स। ऐसा लार्ज स्फेरिकल ट्यूब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आपका ये गोल्गी अपरेटस हुआ। ठीक है, ये न्यूक्लियस के जस्ट बगल में है। ये एक स्फेरिकल ट्यूब्स की तरह आपको दिखेगा। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी एंड एज नेम सजेस्ट कैमिलियो गोल्गी, और इन्हीं के नाम से ये जो अपरेटस या ये जो ऑर्गेनेल का नाम पड़ गया गोल्गी अपरेटस। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन ये है कि इट स्टोर्स, मॉडिफाई, पैक, कंडेंस्ड द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स ने जितना सारा ये किया था, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था, वो उसको किसने कंटेन करके रख लिया? ये गोल्गी अपरेटस को कंटेन कर लिया। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। कौन सा लाइसोसोम्स भाई? यस,
द सेम लाइसोसोम्स जो कि यहां पर सुसाइडल बैग को लेकर के बैठा हुआ था, ये वो सुसाइडल बैग है जो कि सेल को मार देता है। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये कहां से क्रिएट हो रहा है? तो ये क्रिएट हो रहा है गोल्गी अपरेटस से। ठीक है, गोल्गी अपरेटस सम ऑफ द लाइसोसोम्स को वो क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन क्रिएट करने के साथ साथ ये जो प्रोटीन होता है उसको सिंथेसाइज्ड किया हुआ प्रोटीन, ठीक है, जिसे राइबोसोम्स ने सिंथेसाइज किया है, उसको स्टोर करके अपने पास में रखता है। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर इन सम ऑफ द, कुछ ऐसा केस होता है जिसमें कि वो कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाता है सिंपल शुगर से। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी अपरेटस एक ऐसा चीज है जो कि प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये गोल्गी अपरेटस इन द केस ऑफ प्लांट सेल ये क्या करता है? सेल वॉल को क्रिएट करने में हेल्प करता है या सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, और अब हम लोग जानते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सर हमारा किचन है। माइटोकॉन्ड्रिया सर हमारा एक ऐसा जगह है जहां पर हमारे लिए एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट मेमोरेबल, द मोस्ट खूबसूरत या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द सेल। हम इसे किचन भी कह सकते हैं या फिर जनरली साइंस के भाषा में इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों भैया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? जिस तरीके से शरीर को जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है या फिर सेल को सरवाइव करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, वो ऊर्जा कहां पर प्रिपेयर होता है? तो वो प्रिपेयर होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर या डिस्क्राइब्ड बाय कोलिकर इन 1880। 1880 में कोलिकर साहब ने बताया था कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक चीज होता है सेल के अंदर में, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल लेयर्ड होता है। मतलब इसका जो मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन नहीं होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। एक ऊपर वाला मेम्ब्रेन होगा जो कि थोड़ा सा पोरस रहेगा, और एक अंदर वाला मेम्ब्रेन रहेगा जो कि बहुत ही कॉइल्ड रहेगा। इस तरीके से कॉइल्ड रहता है। कॉइल्ड क्यों रहता है? सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल सके और हमारा जो खाना है या हमारा जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जब हम लोग रेस्पिरेशन का क्लास करने लगेंगे तब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया सारा का सारा प्रोसेस करता है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। सेल के शेप में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ऊपर ऊपर ऐसा कुछ दिख रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर थोड़ा सा इलाज करके या जूम आउट करके अगर हम देखते हैं तो वो कुछ ऐसा लगता है। डायमेंशन यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट डायमेंशन वगैरह जितना है वो आप अपने बुक से रेफर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वीडियो या सिर्फ क्लास करने से दिमाग में सारा चीज़ नहीं बैठता, आपको थोड़ा सा अपना खुद का भी स्टडीज़ करना पड़ता है। मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों को सो दैट कि ईजिली आप उसको याद कर सकें और रिकॉल भी कर सकें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। ठीक है, और एनिमल सेल में ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। चलिए फंक्शंस और क्या क्या है, फंक्शंस इसका देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन सेलुलर रिस्पिरेशन, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, उसके बाद फिर ये है आपका दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। यस, ये एक कमाल का चीज है कि अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भैया एक्सेप्ट न्यूक्लियस हमारा शरीर का डीएनए और कहां पर अवेलेबल रहता है, तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमारा डीएनए भी रहता है और साथ ही साथ राइबोसोम्स भी रहता है। राइबोसोम्स इसलिए रहता है क्योंकि कुछ प्रोटीन वो इधर सिंथेसाइज कर लेता है। इसको सिंथेसाइज किया हुआ प्रोटीन जो है वो गोल्गी से लेना ना पड़े या कहीं और से लेना ना पड़े। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे मेक देयर ओन प्रोटीन, अपना प्रोटीन बना लेता है। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अवेलेबल होता है। इट ऑल्सो सिंथेसाइज वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स, सम ऑफ द एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। कैसा था वो मैंने आपको बता दिया, फंक्शन क्या होता है वो हमने आपको
बता दिया। अब हम लोग इसको पूरा का पूरा सारा कड़ी हम लोग एक तरीके से जोड़ते हैं। ये पूरा का पूरा सेल हम लोग सेल का फोटो ले लेते हैं और फोटो लेकर के हम लोग रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर भाई मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा साइटोप्लाज्म जो हम लोगों का लिक्विड है। दूसरे उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा लाइसोसोम्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में हम लोगों ने न्यूक्लियोल्स, सम क्रोमेटिन फाइबर, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम लोगों ने देखा, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। फिर हम लोगों ने गोल्गी अपरेटस देखा और गोल्गी अपरेटस के बाद में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है भैया। यहाँ पर ये न्यूक्लियोल्स है। न्यूक्लियोल्स जो है वो राइबोसोम्स को क्रिएट कर रहा है। राइबोसोम्स क्रिएट होकर के उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के ऊपर में जाकर के बैठ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बैठ करके वो अपना प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। प्रोटीन जो सिंथेसाइज किया हुआ है वो गोल्गी अपरेटस में आ रहा है। गोल्गी अपरेटस में आने के बाद में फिर जिसको जरूरत होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होकर के वो उस ऑर्गेनल को मटेरियल ट्रांसफर करता है। ठीक है, दो ऐसा चीज है जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो चीज पढ़ा है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एक्चुअली ये दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह पर रहता है। इसका काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल जिस समय में डिवीज़न होना होता है, जब सेल को डिवाइड होना होता है तब वो अपना रोल अदा करता है। तब तक के लिए ये बेचारा शांति से बैठा हुआ रहता है, कुछ करता नहीं है, बोलता भैया हम जब मौका आएगा तब मैं असर दिखाऊंगा अपना, लेकिन तब तक मैं आपका यहाँ पर बना हुआ रहूँगा। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक न्यूक्लियोल्स ही हम लोगों ने देखा जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं रहता है। बाकी ज़्यादातर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर ही हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसी तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का जो भी सेल होता है वो उसका कॉन्सेप्ट मैं आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इतने जितना मैंने इस क्लास में आपको पढ़ाया उसके बारे में आप स्टडी कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपना प्लांट सेल के बारे में और कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।